नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हेलो, आवाज़ आ रही है क्या आपको? आवाज़ चालू है, ठीक है दोस्तों। तो अपन सेक्शन 73 देख रहे थे। इसकी सेक्शन 73 जो है ये है धारा 73, है ना। अभी इसमें क्या है प्रोविजंस अपन देखते हैं। इससे पहले वाले सेशन में अपन ने देखा था, क्या देखा था अपन ने, ये देखा था इससे जस्ट पहले वाले सेशन में इसका टाइटल क्या था? संपत्ति का अंतरण। व संविदाओं का अंतरण संबंधी प्रोविजंस। उपबंध। इसमें क्या था कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोविजंस उपबंध रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें हमने उपधारा 1 देख ली थी। इसकी उपधारा 1 में क्या था? प्रोविजंस थे कि नगरपालिका की संपत्ति, उसमें सरकारी संपत्ति सहित की बात कर रहे थे अपन, उसको विक्रय करने, उसका अंतरण करने, नियमित करने या उससे संबंधित जो प्रोविजंस थे उनके बारे में उनके बारे में जो उपबंध थे उसके बारे में देखा था कि नगरपालिका किसी आदमी को आवंटित कर सकती है, किसी आदमी को रेगुलराइजेशन कर सकती है, और उसके बारे में जितने उपबंध अपन ने देख लिए। उसमें कुछ अपवाद भी थे कि नगरपालिका नियमों और उपबंधों के अधीन रहकर ही कार्य करेगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी। दूसरी चीज अपन ने ये भी देखी थी कि जब तक जो अधिकारी है वो उसकी पुष्टि नहीं कर देगा तब तक उसका स्थानांतरण नहीं होगा। तो इस तरह के अपन ने अपवाद भी देखे थे। अभी 2 सेक्शन, सब सेक्शन 2 देखेंगे इसका, ठीक है। नगरपालिका संपत्ति के अंतरण संबंधित सेक्शन 2। इसके दोस्तों सब सेक्शन 2 में कै और ख 2 हैं इसके पार्ट। सब सेक्शन 2 के कै और ख 2 पार्ट है ना। पहला पार्ट है कै। उसमें क्या है कि सपोज करो नगरपालिका क्या करती है, कॉलेज के लिए, महिला कॉलेज के लिए, गर्ल्स कॉलेज के लिए राज्य सरकार नगरपालिका के लिए प्रोविजंस करती है और वहां पर एक जमीन की व्यवस्था करती है। अब क्या होता है कि वहां नगरपालिका में जो पहले से पीजी कॉलेज था जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों जा सकते थे, उसमें अच्छी मात्रा में क्या हो जाता है, लड़कियों का एडमिशन हो जाता है। अब वहां पर लगता है नगरपालिका प्रशासन को कि वहां पर महिला कॉलेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जब वहां लगता है कि महिला कॉलेज बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में नगरपालिका क्या करेगी कि उस भूमि को, जो नगरपालिका की गर्ल्स कॉलेज के लिए भूमि थी, उसको क्या कर सकती है, पट्टे पर किसी को दे सकती है, किसी को बेच सकती है, किसी को आवंटित कर सकती है, या फिर उसको रेगुलराइज कर सकती है, किसी को इस तरह के प्रोविजंस कर सकती है। अब उसमें राज्य सरकार को लगे कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है तो राज्य सरकार उस पर अपना नियंत्रण रख सकती है, उसी के बारे में ये धारा है। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले
लिखेंगे राज्य सरकार व उसके निमित्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार व निमित्त अधिकारी। अब ये निमित्त अधिकारी की बात करें दोस्तों, तो ये निमित्त अधिकारी है और राज्य सरकार दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अभिलेख मंगवा सकेंगे, अभिलेख मंगवा सकेंगे, अभिलेख मंगवा सकेंगे। अभिलेख का मतलब जानते हैं आप, पब्लिक रिकॉर्ड्स, अभिलेख मंगवा सकेंगे। अब इसमें देखें तो अभिलेख की बात करें तो राज्य सरकार और उसके निमित्त प्राधिकारी दोनों, राज्य सरकार या कोई उसके द्वारा निमित्त, वो मान लो कि एसडीएम को लगा दे या फिर डिप्टी कलेक्टर को लगा दे या फिर कोई और अधिकारी को लगा दे जो इस तरह का प्रोविजंस का जानकार है, तो ऐसी स्थिति में ये जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे? अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष या फिर नगरपालिका खुद, नगरपालिका या फिर अध्यक्ष नगरपालिका, फिर नगरपालिका का अध्यक्ष या कोई कर्मचारी, कर्मचारी अधिकारी या फिर अधिकारी, ये सब क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, भूमि, कौन सी भूमि होगी? नगरपालिका की भूमि। जो भूमि है, भूमि व सरकारी भूमि, नगरपालिका की भूमि या फिर सरकारी भूमि, इस भूमि का क्या करेंगे, ये पट्टे पर दे रहे हैं, पट्टे पर नंबर 1, नंबर 2 विक्रय कर रहे हैं, उसको बेच दे रहे हैं या फिर आवंटित कर दे रहे हैं या फिर नियमित कर दे रहे हैं। इसके अलावा एक और है अंतरित, मतलब स्थानांतरण। अंतरित का मतलब ट्रांसफर है। तो ये पांचों चीज कौन कर देता है? नगरपालिका खुद कर देती है, पूरी कंबाइंड नगरपालिका आ जाए, अध्यक्ष कर दे या अधिकारी कर दे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर दे, ये तीनों किसी भूमि या सरकारी भूमि को स्थानांतरित कर देते हैं, ये सब कार्य कर देते हैं। अब नगरपालिका, उसको राज्य सरकार को लगता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, तो इनके एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये करेक्टनेस, मतलब शुद्धता। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि कॉलेज का जो गर्ल्स कॉलेज की भूमि है उसको सेल आउट कर रही है नगरपालिका। अब वो सेल आउट करते वक्त क्या उन्होंने डीएलसी रेट प्रॉपर फॉलो करी है, या फिर उन्होंने मेजरमेंट का जितना एरिया था उसके हिसाब से उन्होंने पैसा लिया है, या फिर वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी रेट के हिसाब से, अलग अलग डिफरेंस की रेट के हिसाब से क्या उन्होंने पेमेंट लिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में करेक्टनेस उसकी चेक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वैधता। वैधता का मतलब यह है कि वो भूमि जिस तरह जिन कानून और नियमों के हिसाब से बेची जानी थी, क्या उन्हीं को फॉलो किया गया है। कॉमर्शियल लैंड बेची गई है तो क्या कॉमर्शियल लैंड के सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, या फिर उसको केवल सीधा बेच दिया गया है, या फिर कन्वर्जन के या सारे रूल्स फॉलो करे गए हैं। नॉर्मल लैंड है और उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके उसको बेच दिया गया, क्या कन्वर्जन के सारे रूल प्रॉपर फॉलो हुए हैं, या फिर किसको दी जानी चाहिए या किस तरह से दी जानी चाहिए, इस तरह के सारे कानूनी प्रावधान अगर फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये भी जांचने के लिए राज्य सरकार उनसे रिकॉर्ड मंगवा सकती है नगरपालिका से। फिर तीसरा, इसका प्रयोजन। अब इन्होंने जो गर्ल्स कॉलेज की जमीन थी उनको उसको बेचा है,
तो क्या वो औचित्य सही था या फिर वहां कॉलेज बनाना सही था? तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को लगता है कि इसकी जांच की जाए। तो इन सब के समाधान के लिए राज्य सरकार अभिलेख मंगवा सकती है। अब मान लो कि अभिलेख मंगवा रही है और वो राज्य सरकार उस रिकॉर्ड को जांच रही है, तब तक ही नगरपालिका उसको क्या कर देती है, बेच देती है, उसकी सारी कानूनी कार्रवाई फॉलो कर लेती है। फिर क्या उसके आगे के प्रोविजंस क्या रहेंगे? बिना वजह कोर्ट में मामला जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार क्या क्या निर्देश दे सकती है? दो तरह के निर्देश दे सकती है। पहला तो यह निर्देश दे सकती है कि आप ऐसी स्थिति में, अपन लिख लेते हैं इसको, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार नगर पालिका को निर्देश दे सकती है। ठीक है। पहला तो निर्देश ये कि नगर पालिका ऐसे कार्य को, मतलब कार्य क्या होगा? पट्टे पर देना, विक्रय करना, आवंटन करना व नियमन करना, है ना, ये सारे पांचों जो है, या अंतरित करना, 5 चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है किस किस तरह से की जा सकती हैं ऐसे कार्य। पांचों कार्य इसको क्या कर सकती है? कीप इन अबेयंस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये बहुत आम शब्द है, इसको बोलते हैं प्रास्थगित। क्या बोलते हैं? कीप इन अबेयंस का मतलब ये है, कोई अधिकारी जब किसी कार्य पर कीप इन अबेयंस लिख देता है तो इसका मतलब यह है कि अब इस काम को वहां की वहां, जहां की तहां, जैसे कि तैसे रख दो, है ना, प्रास्थगित। अब ये आपको मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा। कीप इन अबेयंस का मतलब बीच में ही रख दो, या फिर अपने देसी भाषा में अदरजूल में ही रख दो, उसको अदरजूल में ही छोड़ दिया। ऐसे कैसे? जहां के जहां है वहां के वहां अदरजूल में ही छोड़ दिया। प्रास्थगित रख देते हैं, रख देते हैं ना, ऐसे कार्य को प्रास्थगित कर दे या रख दे, है ना। ठीक है, पहला तो ये है। और दूसरा, राज्य सरकार क्या निर्देश, या राज्य सरकार या उसका निमित्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड अधिकारी क्या निर्देश दे सकता है? वो निर्देश दे सकता है कि आगे कार्रवाई इस संबंधी आगे कार्यवाही नहीं की जाए। कि विक्रय को, आप भूमि को कन्वर्जन करके उसमें प्लॉट काट काट के आप बेच रहे हो, तो इसको रोक दो, आगे कोई कार्रवाई मत करो जब तक कि इसकी जांच प्रॉपर तरीके से नहीं की जाए और निर्देश नहीं दिए जाए। तब तक आप क्या करो,
इसकी कार्यवाही रोक दो। तो इस सेक्शन सबसेक्शन 2 कै में क्या था, राज्य सरकार या फिर उसका निमित्त अधिकारी, निमित्त का मतलब नॉमिनेटेड, निमित्त अधिकारी अभिलेख मंगवा सकेंगे। किससे मंगवा सकेंगे? नगरपालिका से। ठीक है, किससे मंगवा सकेंगे? नगरपालिका से। किस संबंधित? या तो नगरपालिका ने, या फिर उसके अध्यक्ष ने, या फिर उसके अधिकारी ने किसी जमीन को पट्टे पर दे दिया, सरकारी भूमि हो या फिर नगरपालिका की भूमि हो, उसको पट्टे पर दे दिया, उसका विक्रय कर दिया, उसको आवंटित कर दिया, उसको रेगुलराइज कर दिया और उसका ट्रांसफर कर दिया। तो इस संबंधित किसी भी कार्य की शुद्धता कि वो जमीन प्रॉपर तरीके से काउंटेड थी कि नहीं, वो बिल्कुल करेक्ट थे कि नहीं, रिकॉर्ड सही थे कि नहीं, या फिर 2 बीघा की जगह पक्की की बजाय कच्ची दे दी, इस तरह से गर्ल्स कॉलेज का अपन ने एग्जांपल लिया, उसकी वैधता सही है कि नहीं, या फिर उसको बेचने का जो उद्देश्य है क्या वो फिट बैठ रहा है, या नगरपालिका के कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। तो इन सब को समाधान के लिए राज्य सरकार अभिलेख रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है और उनकी जांच करवा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जांच के दौरान राज्य सरकार नगरपालिका को निर्देश दे सकती है कि आप ये जो कार्य कर रहे हो इसको रोक दो, कीप इन अबेयंस, अदर जूल में रोक दो, प्राय स्थगित, मीनिंग याद कर लो हिंदी में। कीप इन अबेयंस आप सबको मालूम नहीं होगा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उनको ये भी मीनिंग पता नहीं होगा जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर जॉब करने वाले हैं आप तो उनको सबको पता है। प्राय स्थगित रख दे मतलब अधरजूल में रख दे, अगर दोनों याद नहीं है तो आप अधरजूल याद रख लो, अपनी देसी भाषा राजस्थानी भाषा है। इस संबंधी आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी, ये इसके 2 ख में है, जो सबसेक्शन 2 ख होगा ना, और इसको अपन याद रखने के पर्पज से अपन ने इसके 1 और 2 करे हैं, इसके कोई पार्ट नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये आपको इसका 2 क्या है। इस 2 के ख पार्ट में दोस्तों लिखा हुआ है इसके बारे में कि राज्य सरकार को कार्यवाही के बारे में पूर्ण पता चल जाता है। क्या होता है? राज्य सरकार को या निमित्त अधिकारी को, नॉमिनेटेड अधिकारी, प्राधिकारी, अधिकारी और प्राधिकारी में ये होता है कि उसको अधिकार दे दिया जाता है। नॉमिनेटेड प्राधिकारी है, उसको यह निश्चित हो जाता है संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई के बाद, संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई के बाद मान लो स्कूल कॉलेज की, गर्ल्स कॉलेज की भूमि की राज्य सरकार ने ले लिया और अब नगरपालिका ने उसको किसी को बेच दिया। अब राज्य सरकार को यह निश्चित हो जाता है कि उसका कुछ पार्ट या फिर पूरा या कुछ ना कुछ कानून या उल्लंघन करता है, मतलब नगरपालिका के उपबंध जो हैं कानूनों का या उपबंधों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। कौन करता है उल्लंघन? के बाद यह निश्चित होता है यह पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि उपबंधों का
उल्लंघन हुआ है। उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तथा कानून संबद्ध नहीं है वो। और क्या चीज नहीं है कानून संबद्ध? पट्टे पर देना। 5 चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। पट्टे पर देना, विक्रय करना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। विक्रय करना, आवंटन करना, भूमि का आवंटन कर दिया जाता है। नियमन करना, रेगुलराइज कर देते हैं। नियमन करना तथा अंतरित करना। ये सब, ये 5 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? कि इसमें कानून उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या कानून संबद्ध नहीं है। और ये चीजें पूर्णतः भी होती हैं, हो सकती हैं पूर्णतः या अंशतः। अंशतः हुआ कानून का उल्लंघन, पूरी तरह कानून का उल्लंघन भी हो सकता है या उसका कुछ का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज और है, तो क्या करेगी राज्य सरकार? क्या करेगी? इन सब का विखंडन कर दे कि भाई आप तो अंशतः रूपांतरित कर दे। अंशतः रूपांतरित कैसे करे? कि मान लो कॉमर्शियल लैंड कन्वर्ट करके दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं बिना कॉमर्शियल वाला, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है राज्य सरकार? कहेगी कि भाई आप ये जमीन दो, बेच दो। ये पाया जाता है कि ये जमीन काम की नहीं है अभी फिलहाल नगर पालिका के, तो आप इसको बेच दो, ये रेवेन्यू काम ले लो, लेकिन इसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके कॉमर्शियल वाला पैसा ले लो। ठीक है। दूसरा कि विखंडन कर दे उसका, कि आपने जो विक्रय का निर्णय लिया है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भूमि की जरूरत है और यहां पर अगर गर्ल्स कॉलेज बनेगा तो वो बहुत बेहतर होगा। ठीक है। तो इस तरह से होगा। या फिर अपने अनुसार निर्देश दे सकती है। ठीक है। इसमें अपन ने देखा, क्या क्या देखा अपन ने? इसमें ये देखा कि राज्य सरकार या निमित्त प्राधिकारी है, जांच करता है, वो पाता है कि संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई के बाद में उससे संबंधित जो भी व्यक्ति थी उनकी बात सुन ली, अधिकारी की बात सुन ली, अध्यक्ष की बात सुन ली, पार्षदों की बात सुन ली। उसके बाद पाया जाता है कि भाई ये उल्लंघन हुआ है, नगर पालिका प्रॉपर तरीके से उसने सेल आउट नहीं किया, बहुत सारे नियमों को उसने ताक में रख के सीधा किसी के हित में काम कर दिया, ऐसी स्थिति में विक्रय कर दिया, या फिर किसी को फ्री में अलॉट कर दिया, बिना पैसे लिए ही अलॉट कर दिया, या फिर नियमन कर दिया, ये 5 चीजें कर दी। और ऐसी स्थिति के बाद में इसमें उल्लंघन पार्शियल भी हो सकता है और पूर्णतः भी हो सकता है। पहली दूसरी चीज ये है, राज्य सरकार उसको क्या कर सकती है? निर्णय ये राज्य सरकार का निर्णय है, क्या है? विखंडन कर सकती है, उसको पूरा कैंसिल कर सकती है कि ये जो भूमि का आवंटन, नियमन, विक्रय है, ये जो भी किया है इसको कैंसिल करो।
या फिर उसमें चेंज कर सकती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कॉमर्शियल कर दे उसको, या फिर अपने अनुसार निर्देश दे सकती है कि आप इसको कॉमर्शियल भी मत करो लेकिन आधी भूमि बेच दो और आधी छोड़ दो, अपने हिसाब से निर्णय दे सकती है। तो दोस्तों इसमें एक केस स्टडी है, और वो केस स्टडी क्या है अपन देखते हैं। केस स्टडी में आपको आवाज आ रही है? केस स्टडी में दोस्तों क्या क्या है? केस स्टडी में गुलाब जिलानी बनाम स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन संस्था, इन दोनों के बीच में क्या विवाद हुआ? कि हुआ ये कि डीएलबी ने, मतलब स्वायत्त शासन नगर पालिका ने पट्टा जारी कर दिया। नगर पालिका में तीनों आते हैं, नगर पालिका में तीनों आते हैं, बोर्ड, परिषद और निगम। तो यहां पर पट्टा जारी करने के बाद में जहां जैसे मान लो नगर पालिका में पट्टा जारी कर दिया गया तो वहां पर डीएम साहब भी रहते हैं, नगर परिषद में है, जैसे जयपुर में है तो वहां निगम भी है और वहां डीएम साहब भी रहेंगे, तो जिला कलेक्टर महोदय होंगे। तो जिला कलेक्टर महोदय ने सबसे पहले तो नगर पालिका ने क्या कर दिया, पट्टा जारी कर दिया, पट्टा जारी कर दिया, ठीक है, पहली बात। अब ये पट्टा तो इन्होंने जारी कर दिया, लेकिन इस पट्टे को जिला कलेक्टर महोदय ने खारिज कर दिया जारी करने के बाद में, खारिज कर दिया। अब इसकी सुनवाई स्वशासन विभाग वाले चले गए कोर्ट, इसकी हुई सुनवाई, डिसीजन आया कि कलेक्टर की अधिकारिता नहीं है, यहां पर अधिकारिता नहीं है। कलेक्टर को लगा कि भाई ये प्रोविजंस में नहीं है तो इसको खारिज कर दिया, लेकिन वहां अधिकारिता नहीं है। कलेक्टर की अधिकारिता जब होती जब राज्य सरकार उसको नॉमिनेट करती कि आप उक्त भूमि के पट्टे को चेक करने के लिए आप देखो कि ये प्रोविजंस के अनुसार है। ये पहले जो अपन ने देखा ना, राज्य सरकार या उसके नामित अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी होता तो ये कैंसिल हो सकता था, कर सकता था, और अब कलेक्टर नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ये पावर कितनी ज्यादा होती है। ये होती है दोस्तों आई थिंक 90 की पावर, जो कन्वर्जन की पावर होती है वो, और ये पट्टा जारी करने की पावर बहुत इमेंस होती है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पास में इतनी शानदार पावर होती है ये कि शायद ही मतलब किसी पद वाले लोगों के पास में या किसी अधिकारी के पास में इस तरह की पावर होगी। सबके अलग अलग हैं, लेकिन इस मामले में इसकी टक्कर की कोई जॉब नहीं है। इसलिए इस पोस्ट पर आपने 63 वैकेंसी पे कितने 4.5 लाख फॉर्म इसीलिए आए हैं। आपको इस तरह का अगर बनना है तो ये सब करना है, ठीक है। तो इसमें यही था कि इसको खारिज कर दिया गया। किसको? कलेक्टर ने जो पट्टा जारी खारिज किया था उसको कैंसिल कर दिया, और न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसकी अधिकारिता नहीं है और उसको पट्टा जारी कर दिया गया, जो माना जाएगा। यही है केस स्टडी है गुलाब जिलानी बनाम स्वायत्त शासन संस्था। 2018 में हुआ था ये केस, ये डिसीजन आया था 2018 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। इसमें दोस्तों एक प्रोविजन है, क्या है, उपधारा 3 का एक प्रोविजन है। उपधारा 3 में क्या है, अगर
पट्टा कौन कौन देता है पट्टा? नगर पालिका खुद दे दे। नगर पालिका खुद क्या संस्था दे देगी क्या? नगर पालिका का मतलब हो गया कि नगर पालिका के पूरे सभी लोगों की सहमति से नगर पालिका दे दे, ठीक है। प्लस अध्यक्ष या फिर अधिशासी अधिकारी या फिर अधिकारी। नगर पालिका बोर्ड में अधिशासी अधिकारी होगा। आगे आगे क्या होता है वो अलग अलग पोस्टें हैं, आपको पता होनी चाहिए क्या है। नगर पालिका बोर्ड में होगा अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद में उसको क्या बोलेंगे? कमिश्नर, आयुक्त, और नगर निगम में भी आयुक्त बोलते हैं, ठीक है। इस पद को चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर CMO बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नगर पालिका अध्यक्ष, अधिकारी तीनों पट्टा दे दिया। पट्टा देने, आवंटन करने, 5 चीज मैंने बताई क्या क्या है। पहला पट्टा देना, आवंटन करना, नियमन करना, रेगुलराइजेशन कर दिया, नियमन, विक्रय बेच दिया या स्थानांतरित कर दिया, अंतरण। और वो कैसे कर दिया? उपबंधों के उल्लंघन के अधीन। उपबंधों के उल्लंघनों के अधीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? उपबंधों के उल्लंघनों के अधीन कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? राज्य सरकार, राजस्थान में एक एक्ट है, राजस्थान लोक परिसर। लोक परिसर का मतलब पब्लिक प्रीमाइसेस। लोक परिसर लोक परिसर और गैर अनुमत नहीं है वो शब्द जिसको अनुमति नहीं होती ना, अधिनियम 1964 में था ये अधिनियम। उसको क्या शब्द बोलते हैं? लोक परिसर गैर अनुमत। एक बार मैं देखता हूं शब्द और मैं आपको बताता हूं। ये दोस्तों अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली। अनधिकृत, अनऑथराइज्ड अधिभोगी की बेदखली, ठीक है। ये अधिनियम का नाम है। अनऑथराइज्ड उसको जो रखने वाला है, कंज्यूमर है, उसको यूज करने वाला है, उसकी बेदखली के लिए अधिनियम है और वो उपबंधों के उल्लंघन के अधीन बनाया गया है। इसके तहत क्या है कि उसको उस जमीन, उस भूमि के सरकारी, नगरपालिका या सरकारी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। नगरपालिका भूमि या सरकारी भूमि से, क्योंकि उसने क्या किया था? उसने रिश्वत देकर, किसको? नगरपालिका अध्यक्ष को रिश्वत देकर वो जमीन हथिया ली थी। करोड़ों की जमीन मात्र कुछ लाखों में ही हथिया ली थी, तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसकी जो पेनल्टी है ना, वो नियमानुसार पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और अगर मान लो जो राज्य सरकार
राज्य सरकार या नामित अधिकारी, राज्य सरकार या नामित अधिकारी जो है, राज्य सरकार या उसके द्वारा नामित अधिकारी की पुष्टि करने के बाद, पुष्टि करने के बाद वो सारी 5 चीजें, वो पट्टा, विक्रय, आवंटन, और दोस्तों क्या है वो आवंटन, और क्या है पट्टा, विक्रय, आवंटन, और क्या होता है नियमन, और क्या होता है अंतरण, अंतरण स्थानांतरण होता है उसको अंतरण, ये क्या होगा, ये क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। अगर वो कह दे, जांच करने वाला कह दे कि भाई ये सब सही है, तो वह वैध माना जाएगा। अगर पुष्टि कर दे कि ये सही है तो वैध माना जाएगा, अगर वो कहे कि गलत है तो उससे बेदखल कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, या फिर जो चेंज है, परिवर्तन है, वो कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। एक तो ये आप नाम याद रख लो, ये बहुत अटपटा सा नाम है, अनधिकृत अधिभोगी की बेदखली, मतलब जो उस जमीन का अनऑथराइज यूज कर रहा है उसको बेदखल कर दो। लोक परिसर अधिनियम, राजस्थान पब्लिक प्रीमाइसेस, पब्लिक का क्षेत्र है ना प्रीमाइसेस, एक्ट 1964 है ये, है ना, ये है। और इन तीनों के द्वारा पट्टा दे दिया, ये 5 चीजें कर दी गई, वो उपबंधों के अधीन नहीं है, तो ये सब कर सकते हैं। और ये किस एक्ट में है, तो यहाँ प्रश्न आपके लिए सीधा सा बन सकता है ये 1964 का, और इसमें से एक प्रश्न आपके लिए जरूर आ सकता है। इसमें जो दोस्तों वो था क्या, इसमें एक अपवाद भी है, 3 वाले में उपधारा में अपवाद भी है। उस अपवाद का क्या नाम है मैं आपको बताता हूं। अपवाद है इसमें, अपवाद क्या है कि अगर नगर पालिका से किसी व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया गया और उसकी एवज में मान लो 1 करोड़ की है प्रॉपर्टी, और वो अध्यक्ष को कुछ पैसे करप्शन के रूप में देकर वो कुछ 20 लाख में उस प्रॉपर्टी को ले लिया, 50 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख में ले लिया, तो अब उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन जो उसकी एवज में उससे पैसा लिया है 20 लाख रुपए, तो वो उसको लौटाए जाएंगे। ये है इसका अपवाद। क्या है, बेदखल व्यक्ति को जो पैसा या प्रतिफल नगर पालिका अध्यक्ष या अधिकारी तीनों ने प्राप्त किए थे, लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है इसका आपकी धारा 73 ये है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको प्रोविजंस देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो बेदखल व्यक्ति कर दिया गया और उसको 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी या 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो उसको वापस लौटा दिए जाएंगे या फिर क्या कर दिए जाएंगे, तो ऑप्शन आपको देकर प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। अब दोस्तों इसकी एक और
नेक्स्ट इसका पार्ट है 73A, सेक्शन धारा 73A, 73 कै हिंदी में है ना, सेक्शन 73A। तो इसमें क्या है प्रोविजंस, इसमें प्रोविजंस ये हैं, एक तो होता है फ्री होल्ड बेसिस, और दूसरा होता है लीज होल्ड बेसिस। जहां जहां मैं इंग्लिश लिखवा रहा हूं उसको आप इंग्लिश को ज्यादा याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद रहता है क्योंकि ये हिंदी के इंग्लिश में यूज होते हुए शब्द हैं और वो फिर हिंदी में ट्रांसलेट करे हुए हैं, हम हिंदी छोड़ चुके हैं, ऐसा है। तो फ्री होल्ड का मतलब होता है, मतलब एक तो लीज वाला तो होता है पट्टा, पूर्ण स्वामित्व। फ्री होल्ड का मतलब होता है पूर्ण स्वामित्व वाली, वह पट्टा धृति, पट्टा धृति, याद रख लो मीनिंग। या फिर इंग्लिश में, पेपर को इंग्लिश में अच्छे से देखना जरूरी है। अगर पेपर एक तरफ इंग्लिश आ रहा है, एक तरफ हिंदी आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन करते वक्त इंग्लिश भी देख लेना है। और हिंदी और इंग्लिश में अगर ऊपर नीचे है तो वो बहुत ही बढ़िया है, तो आपको उसको उस तरह से करना है, ठीक है। मैंने इसको आपको पहले ही समझाया था, फ्री होल्ड बेसिस क्या होता है और लीज होल्ड बेसिस क्या होता है। फ्री होल्ड बेसिस का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा उस पर अधिकार होगा, ठीक है। इसकी उपधारा 1 है, उसमें दोनों को भी बारे में बताया गया है। फ्री होल्ड बेसिस, फ्री होल्ड बेसिस का मतलब ये होता है कि पूर्ण स्वामित्व है, उसकी जमीन पर भी अधिकार है, इसका मतलब पूर्ण स्वामित्व है, जमीन पर भी अधिकार है और उसकी ऊपर भी अधिकार है, भूमि पर कोई जमीन है तो। और दूसरा आपका है पट्टा धृति, जिसको बोलते हैं लीज होल्ड, पट्टा धृति जिसे बोलते हैं लीज होल्ड बेसिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि लीज पर दे दिया जाता है, कि जैसे मान लो लीज पर दे दिया, जैसे मान लो कि ऊपर का फ्लोर है वो पूरा लीज पर दे दिया कि आपको 3 साल यूज करना है, उसको पट्टा पर देने वाला सीन है ना। आप समझ रहे हैं, लीज पर देते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, कुछ साल के लिए होता है, परमानेंट उसका नहीं होता है। ये तो हो गया आपका उपधारा 1, उसके 2 पार्ट हो गए, या फिर हम इसको ऐसे याद रख लेते हैं। और उसकी उपधारा 1 का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि जो पट्टा वाली लीज होल्ड वाली भूमि है ना, लीज होल्ड वाली प्रॉपर्टी है, भूमि है, लीज होल्ड लैंड है, उसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर सकती है नगर पालिका चाहे तो। जमीन के मामले में तो इमेंस इनको ताकत होती है, बहुत अच्छी ताकत होती है, ये बिल्कुल एक राजा की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजें, पूर्ण स्वामित्व या पट्टा धृति, और लीज होल्ड बेसिस क्या होता है। तो आपको लीज होल्ड पर भी प्रश्न बन सकता है यहाँ पर आपका। तो ये आपका था 73 के, 73 ख, 74 और 75 नया वीडियो, कल वीडियो डालते हैं अपन और उसमें अपन दोनों को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका टू द पॉइंट भी आप देखते रहना ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।